जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम में 2 एनकाउंटर में 5 आतंकियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है, जिसमें टीआरएफ का कमांडर आफाक सिकंदर भी था। इसके साथ ही पुलवामा में भी आपको बता दें कि 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंक के सफाए में बड़ी कामयाबी। कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 5 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। आज कुलगाम जिले में 2 जगह मुठभेड़ हुई। कुलगाम के पोम्बे और गोपालपोरा में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद आतंकियों ने खुद को घिरा हुआ देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां दागी, जिसमें 5 आतंकी ढेर हो गए। मुठभेड़ में ढेर टीआरएफ कमांडर। मारा गया टीआरएफ कमांडर आफाक सिकंदर। इस मुठभेड़ में टीआरएफ कमांडर आका सिकंदर भी मारा गया। इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आज दिन में एसपी कुलगांव को खबर मिला था कि गोपालपुरा पोमे में 2 गांव में टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो आर्मी, सीआरपी, पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद जब सर्च शुरू हुई तो टेररिस्ट ने अंदर से फायर किया। फिर इनकाउंटर में तब्दील हो गया और दोनों इनकाउंटर स्टार्ट हो गया है। गोपालपुरा में इनकाउंटर खत्म हो गया, वहाँ 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों टीआरएफ का है। उसमें एक पहचान हुआ है सिकंदर लोन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर टीआरएफ का है। और पोमे में इनकाउंटर चल रहा है, जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए। एक इनकाउंटर में टेररिस्ट अभी भी फाइट में लगा। इस मुठभेड़ में बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इस साल अब तक मुठभेड़ में अलग अलग जगह करीब 140 आतंकी मारे जा चुके हैं। टीआरएफ का टॉप कमांडर, जिसका नाम बताया जा रहा है आफाक सिकंदर, उसको आज एसओजी कुलगाम और इंडियन आर्मी ने मार गिराया। कुलगाम में एंटी टेरर ऑपरेशंस जो 2 चल रहे थे कुलगाम में, उसमें 5 टेररिस्ट की डेड बॉडी को रिकवर किया गया है। साथ ही साथ आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी रिकवर हुए। और इस खबर की जो पुष्टि की है वो आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने खुद की है कि आफाक सिकंदर को एसओजी कुलगाम ने मार गिराया। अगर खासकर देखा जाए तो साउथ कश्मीर में विन विन सिचुएशन बनी हुई है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि पुलवामा की बात करेंगे तो लश्कर के 2 OGWs को भी पकड़ा गया है। हालांकि उनके पास रेडीमेड जो आईडीज थे वो भी रिकवर हुए। अगर वो रिकवरी नहीं होती तो शायद किसी न किसी जगह मिस हैपनिंग फिर से हो जाती, लेकिन उसके बदले जो है दोनों को पकड़ लिया गया है। और एक जो है पुलवामा का रहने वाला है और दूसरा जो है शोपियान का रहने वाला है। अगर इस साल के एंटी टेरर ऑपरेशंस की बात करेंगे, आज की किलिंग्स को लेकर करीब 140 का टोल बना है जो टेररिस्ट को इस साल मार गिराया गया। और इन टेररिस्ट में जो सबसे ज्यादा जो नंबर है वो टॉप कमांडर्स का है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन से है, लश्कर तैयबा से है या जैश ए मोहम्मद से है। कुलगाम में मारे गए 5 आतंकियों के अलावा भी पुलिस और सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा में पुलिस और सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी हमले की फिराक में थे। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों की पहचान आमिर बशीर और मुख्तार भट्ट के तौर पर हुई है। नाके पर चेकिंग के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से आईईडी बरामद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है, लेकिन उससे पहले ही 2 शक्तियां भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रही हैं, जिसमें से एक है विध्वंसक जहाज और दूसरी है घातक पनडुब्बी। बढ़ने जा रही है नौसेना की ताकत। समंदर में भारतीय नौसेना की धमक और होगी तेज। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है, लेकिन उससे पहले ही 2 तोहफे मिलने जा रहे हैं जो नौसेना की शक्ति और बढ़ाएंगे। 21 नवंबर को शामिल होगा आईएनएस विशाखापट्टनम।
25 नवंबर को शामिल होगी आईएनएस वेला पनडुब्बी। सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस विशाखापट्टनम की। नौसेना दिवस से पहले भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। 21 नवंबर को स्वदेशी स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 21 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मुंबई डॉकयार्ड में आयोजित होने वाली कमीशनिंग सेरेमनी में आईएनएस विशाखापट्टनम को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। मुंबई के मजगांव डॉक में बने युद्धपोत विशाखापट्टनम को सभी ट्रायल के बाद नौसेना को सौंपा जा रहा है। आपको आईएनएस विशाखापट्टनम की खासियत बताते हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम लगभग 163 मीटर लंबा है। इसका वजन लगभग 7400 टन है। इस जंगी जहाज में 75% सामान स्वदेशी है। इसे स्वदेशी हथियारों से लैस किया गया है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी है। टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर से लैस है। एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है। सुपर रैपिड गन भी है। अत्याधुनिक घातक हथियारों से लैस आईएनएस विशाखापट्टनम का पिछले 1 साल से ट्रायल चल रहा था। हर टेस्ट में ये युद्धपोत खरा उतरा है। भारतीय सेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत इसका निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक तकनीक और घातक हथियारों से लैस युद्धपोत में 312 कर्मियों की रहने की व्यवस्था की गई है। नौसेना में शामिल होगी आईएनएस वेला। 25 नवंबर को नौसेना की शक्ति और बढ़ जाएगी। नौसेना में शामिल हो जाएगी घातक पनडुब्बी आईएनएस वेला। आईएनएस वेला को फ्रांस की मदद से तैयार किया गया है। इस क्लास की 3 अन्य पनडुब्बियां आईएनएस कलवरी, खंडेरी और करंज पहले ही नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। आपको आईएनएस वेला पनडुब्बी की खासियत बताते हैं। खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर है आईएनएस वेला। माइन बिछाने में माहिर है। स्टेल्थ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जैसी तकनीकों से लैस है। दुश्मन इसका आसानी से पता नहीं लगा सकते। हर तरह के युद्ध में काम आएगी। दुश्मन को ढूंढकर उस पर सटीक निशाना लगा सकती है। ये किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएगी। समंदर में भारत की बढ़ती ताकत है। जिस तरह से चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके कदम रोकना बहुत जरूरी है। भारत भी लगातार अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे चीन और अमेरिका की। चीन और अमेरिका के बीच में कई मुद्दों पर तनातनी चल रही है, चाहे वो व्यापार हो या फिर ताइवान हो या फिर अपने आप को सुपर पावर कहलाने की बात हो। लेकिन एक मोर्चे पर चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है और अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश रह गया है। अमेरिका और चीन के बीच कई मोर्चों पर तकरार जारी है। बात चाहे सेना की हो या फिर व्यापार की, दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने में जुटे हुए हैं। दुनिया के बड़े मुद्दों पर भी दोनों देश अपनी अपनी चलाने में लगे रहते हैं। कई मुद्दों पर तो हालात ये हैं कि ये कहा जा रहा है कि कहीं दोनों देशों में जंग न छिड़ जाए। लेकिन फिलहाल पैसे के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। रईसी के मामले में चीन दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। अमेरिका से जीता चीन। दुनिया का सबसे अमीर देश चीन। अर्थव्यवस्था और रईसी के मामले में अमेरिका अब तक दुनिया का नंबर 1 देश था, लेकिन ताजा रिपोर्ट जो आई है उसमें चीन ने अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में चीन की संपत्ति $120 ट्रिलियन हो गई, जबकि 2000 में ये $7 ट्रिलियन थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 साल में चीन की संपत्ति करीब 20 गुना बढ़ी है। वहीं अमेरिका अब नंबर 2 पर है।
2020 में उसकी संपत्ति $90 ट्रिलियन आंकी गई है, जबकि 2000 में ये करीब $45 ट्रिलियन थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन 20 सालों में दुनिया की संपत्ति भी करीब 3 गुना बढ़ गई है। 2000 में दुनिया की संपत्ति करीब $156 ट्रिलियन थी। 2020 में दुनिया की संपत्ति करीब $514 ट्रिलियन हो गई है। बात चीन और अमेरिका की करें तो दोनों ही देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने का दावा पेश करते रहे हैं। पिछले कई दशकों से अमेरिका को सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन ने हर मोर्चे पर तेजी से छलांग लगाई है। चीन इस समय आर्थिक रूप से बेहद मजबूत हो चला है। दुनिया के व्यापार के एक बड़े हिस्से पर उसका कब्जा हो चुका है। जिन देशों से उसकी तनातनी है, उन्हें भी चीन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। चीन हर मोर्चे पर अमेरिका को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार अपनी सेना की शक्ति बढ़ाता जा रहा है। हाल ही के दिनों में कई रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें पता चला है कि चीन लगातार परमाणु बम बना रहा है। वो पनडुब्बियों का विशाल बेड़ा तैयार कर रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर वो अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। चीन अपने पड़ोसियों को लेकर भी आक्रामक रहता है। ताइवान को तो वो लगातार कब्जा करने की धमकी दे रहा है। वहीं चीन के सामने अमेरिका खड़ा है। ताइवान के मुद्दे पर तो ऐसा लग रहा है कि जंग न शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल संपत्ति के मामले में चीन अमेरिका को कहीं पीछे छोड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे यूपी में बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जिस पर सियासत फुल हो रही है और श्रेय लेने की होड़ सी मची हुई है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योजनाएं उनकी है, लेकिन इसका उद्घाटन बीजेपी कर रही है। ये हमारी तरक्की और खुशहाली का एक्सप्रेसवे है। ये शिलान्यास करने वालों ने हमेशा शिलान्यास किया है। देश को सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मिल गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो चुका है, लेकिन इसी के साथ इस पर राजनीति भी तेज रफ्तार से दौड़ने लगी है। समाजवादी पार्टी लगातार एक्सप्रेसवे के बहाने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। आज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में इस एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से लखनऊ तक समाजवादी रथ यात्रा शुरू कर दी गई है। जिस एक्सप्रेसवे पर ये यात्रा निकल रही है, उसी के बारे में अखिलेश की राय जरा सुनिए। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की गरीबी, पूर्वांचल की खुशहाली के लिए बना है और यहाँ के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले, यहाँ के किसान खुशहाली के रास्ते पर जाएं। ये समाजवादी पार्टी का विजन था कि पूर्वांचल को भी एक अच्छी सड़क से जोड़ा जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि देश का अब आज सबसे लंबे एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास हैं। इसी के किनारे अगर सब मंडियां बन जाती, इसी के किनारे रोजगार के अवसर देने के लिए इंतजाम हो जाता, तो पूर्वांचल के लोगों को भी गरीबी से दूर किया जा सकता था। लेकिन इस सरकार ने जिन मापदंडों पे ये एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उन मापदंडों पे नहीं बनाया। कम से कम इसको आम को पूरा तो किया। ये सरकार वो है जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, रंग बदल रही है, नाम बदल रही है। कम से कम अपने काम को तो जनता के बीच में करके दिखाएं। लोकार्पण को सिर्फ एक दिन हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव पूरी लिस्ट के साथ इसकी कमियां बताने में जुटे हुए हैं। ये वो एक्सप्रेसवे है जो यूपी ही नहीं बल्कि देश के सबसे पिछड़े इलाकों में एक पूर्वांचल को लखनऊ और उसके बाद दिल्ली से जोड़ता है। ये वो एक्सप्रेसवे है जो पूर्वांचल के विकास में अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन अखिलेश और उनकी पार्टी इसका श्रेय लेने में जुटे हुए हैं। इस गाजीपुर के बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक बीजेपी का सफाया होना है। किसान अभी भूले नहीं हैं किस तरीके से जीप से उन्हीं के साथियों को कुचल दिया गया। न्याय मांगने के लिए गए, अभी न्याय नहीं मिला है। जहां तक सवाल खुशहाली का है, कम से कम एक्सप्रेसवे खुशहाली का रास्ता दिखाती है। और जहां तक ये दल हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, संजय चौहान जी हैं, कोशिश रहेगी कि छोटे दल और जो क्षेत्रीय दल हैं उनको साथ लाया जाए। मैं समझता हूं जिस तरीके से साथ आए और जिस तरीके से उत्साह और समर्थन दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर पूर्वांचल से लेकर के उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने तक बीजेपी का सफाया होना है। इस यात्रा पर समाजवादी पार्टी की नई साथी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद हैं। हालांकि अखिलेश जितनी भी कमियां गिनवा ले, जितना भी श्रेय लेने की कोशिश करे,
लेकिन वो इस बात को नहीं कह पा रहे हैं कि इससे पूर्वांचल को फायदा होगा। लेकिन सवाल ये है कि जब विकास की दौड़ में पीछे रह गए इस इलाके को एक्सप्रेस की सौगात मिली है, तो अखिलेश और उनकी पार्टी को राजनीति क्यों सोच रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। 27 नक्सलियों को मार गिराया था। रिपब्लिक भारत उस जगह पहुंचा जहां पर यह मुठभेड़ हुई थी। वहां से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत पर गढ़चिरौली ऑपरेशन की पूरी कहानी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मतभेड़ में अब रिपब्लिक भारत सबसे पहले उस जगह पर पहुंचा है और इकलौता चैनल है जो एनकाउंटर साइट पर पहुंचा है। C60 कमांडो के ऑपरेशन के बाद ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत। नक्सलियों से मुठभेड़ की जगह पर सबसे पहले पहुंचा रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का घना जंगल, काली रात और चारों तरफ नक्सलियों के बिखरे निशान। कहीं नक्सलियों का सामान पड़ा था तो कहीं नक्सलियों के कपड़े बिखरे थे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में C60 कमांडो के ऑपरेशन के बाद जब रिपब्लिक भारत मुठभेड़ वाली जगह पहुंचा तो हैरान करने वाली चीजें नजर आईं। जंगल में नक्सलियों की चिट्ठियां पड़ी थी। देखिए यहाँ पर और तस्वीरें हम आपको दिखा दें। यहाँ पर एक पत्र भी है, हालांकि हम इसे छुएंगे नहीं, लेकिन जो पत्र कहीं लिखे हुए हैं ये यहाँ के नक्सलिस्ट के ओर से यहाँ पर नक्सल जो यहाँ पर रह रहे थे। देखिए तस्वीर भी है यहाँ पर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का ये वही घना जंगल है जहाँ महाराष्ट्र पुलिस के C60 कमांडो ने 26 नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सलियों से मुठभेड़ की ये वही जगह है जहां अभी भी मारे गए नक्सलियों के निशान हैं। ये वही जगह है जहां नक्सलियों का टॉप कमांडर और 50 लाख का इनामी मिलिंद तेलतुंबडे को महाराष्ट्र पुलिस के कमांडो ने मार गिराया था। सबसे अहम अगर देखें, एक टॉप मोस्ट कमांडर जो है नक्सल कमांडर मिलिंद तेलतुंबडे को भी इसी एनकाउंटर के समय, इसी फायरिंग के क्रॉस फायरिंग के समय जो है एक तरफ मार गिराया था। गढ़चिरौली में मारदन टोला से करीब 6 किलोमीटर दूर घने जंगल में इसी जगह महाराष्ट्र पुलिस के कमांडो ने 12 घंटे के बड़े ऑपरेशन में 26 नक्सलियों का सफाया कर दिया था। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए थे। हम उन पत्थरों के बीच के, देखिए इन्हीं पत्थरों के बीच में जो है नक्सली छुपे थे। सर्च ऑपरेशन C60 कमांडर्स की ओर से किए गए, जिसमें 29 जो रिकवरी है, वेपन रिकवरीज है वो किए गए, जिसमें से 5 AK-47 राइफल्स है, यानी एक बड़ी कामयाबी C60 कमांडर्स को। रिपब्लिक भारत नक्सलियों से मुठभेड़ वाली जगह सबसे पहले पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन नक्सलियों से एनकाउंटर की पूरी कहानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। दिख रहा था कि कैसे महाराष्ट्र पुलिस के कमांडो ने नक्सलियों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और उनका पूरी तरह से सफाया कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।